नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है। महाराष्ट्र में ये माहौल शांत एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हो गया है। 5 चरण के बाद में महाराष्ट्र की जो 48 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ पर चुनाव की जो प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, वो संपन्न हो चुकी है। अब इंतज़ार 4 जून का है। 4 जून की तारीख तय करेगी कि आखिर जो बीते कुछ वक्त में महाराष्ट्र में राजनीति की जिस तरीके से करवटें रही, उसके बाद में क्या अंतिम चुनाव परिणाम निकलकर सामने आएंगे। महाराष्ट्र में मतदान की प्रक्रिया भले ही हो चुकी है, लेकिन हर कोई अपने अपने स्तर पर ये माहौल बना रहा है या चर्चा कर रहा है कि आखिर परिणाम क्या होंगे। हम भी आज इसी पर अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ पत्रकार मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे महाराष्ट्र के और ख़ास तौर से विदर्भ की चुनाव प्रक्रिया जो है उसको कवर किया है। हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य मराठी के अतुल पेटकर सर और हितवाद के विकास वैद्य सर। हम इनसे चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में लोकमत के योगेश पांडे भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले पेटकर सर, आपके पास में आता हूँ। किस तरीके से आप देखते हैं इस महाराष्ट्र भर में जो चुनाव हुआ और ख़ास तौर से विदर्भ की 10 सीटों की अगर हम बात करें, क्या नेता, मीडिया वोटर के मन को, नब्ज़ को पकड़ने में कामयाब रहा है? नहीं, अभी ये जो चुनाव है, पहला ऐसा चुनाव है कि जहाँ पर वोटर जो है, जो मतदाता है, वो बिल्कुल साइलेंट है। जैसे 14 हो या 19 में वो बोलता था, उसकी बॉडी लैंग्वेज बोलती थी और खुले तौर पर वो सामने आता था। इस बार मतदाता जो है बिल्कुल शांत है, वो बोल नहीं रहा और उसका अंदाज़ा लगाना कठिन है। हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि इस बार यही होगा या ऐसा ही होगा। ये थोड़ा एक उसके कारण कोई भी ऐसा 100% दावा नहीं कर सकता कि भैया ना। हाँ, कुछ अंदाज हम लगा सकते, जैसे नागपुर हो गया, क्योंकि नागपुर में नितिन गडकरी जी है बीजेपी के, उनके खिलाफ विकास ठाकरे जी है। तो विकास ठाकरे जी उन्होंने एक तगड़ी फाइट दी है विकास ठाकरे जी ने, और एक सही में उनके कारण ये जो संघर्ष है तो उसमें वो बहुत आगे, वो भी तुल्यबल है। तो वो अच्छा तो उनके कारण इस नागपुर में फिर भी, लेकिन गडकरी जी ने जो काम किए हैं, उनके जो डेवलपमेंट वर्क है, बाकी भी जनसंपर्क है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ, नागपुर में कुछ बदल नहीं होगा। नागपुर में गडकरी ही आएंगे, ऐसा नागपुर में हम बता सकते। लेकिन अगर बाकी विदर्भ की बात करें तो हम ऐसा दावे के साथ नहीं कह सकते कि यहाँ से यही आएगा। हाँ, कुछ हम रुझान दे सकते या नज़दीक जाए फैसले के, 90% या 95% हम बोल सकते कि हाँ, यहाँ ऐसा हो सकता है। यवतमाल लीजिए तो कुछ देर और इस चुनाव का और एक महत्वपूर्ण ये है कि उम्मीदवार डिक्लेयर करने में जो देरी हुई, खास करके शिंदे गुट के जितने भी उम्मीदवार थे, जैसे यवतमाल हो गया, रामटेक हो गया, हर जगह, या महाराष्ट्र, बहुत ज़्यादा देरी कर दी। या बीजेपी ने भी आखिरी वक्त तक, यानी कल पर्ची जाहिर करनी है, उम्मीदवारी अपनी, और यहाँ उनका उम्मीदवारी नहीं था। तो इसके कारण थोड़ा लोगों को तकलीफ हुई, लोगों को, ये ना पार्टी को, लोगों को तो लोग तो अपने आराम से देख रहे थे कि ये कौन सी कठपुतलियाँ नचा रहे, उनको तो सिर्फ खेल देखना था। तो ये एक था। और दूसरी बात इस चुनाव में एक हुआ कि अभी पहले राष्ट्रवादी जो थी एक थी, शिवसेना जो थी एक थी। अभी इस चुनाव में शिवसेना के 2 गुट हो गए, एक उद्धव बाला साहेब ठाकरे, दूसरे हो गए शिंदे गुट। अब राष्ट्रवादी के 2 गुट हो गए, एक शरद पवार गट और दूसरे हो गए अजित दादा गट। और दूसरा बात रहा कि इसके कारण क्या हुआ कि मूल जो गट था शरद पवार, उनको तुतारी चिन्ह मिल गया और उद्धव बाला ठाकरे को मशाल। उनको तकलीफ ये हुई कि जो परंपरागत जो चुनाव चिन्ह चले आ रहे वो लोगों को पता है, यानी धनुष्यबाण हो गया या घड़ी हो गई, कमल हो गया, हाथ हो, ये पता है। लेकिन ये जो नए चुनाव चिन्ह है, ये लोगों को इतने कम कालावधि में 8 या 10 दिनों का जो अंतर था, इस काल में वो पहुंचाने में बहुत मुश्किल हो गई। तो वो एक बड़ी दिक्कत थी।
लेकिन हर किसी ने अपने तरीके से भरकस प्रयास किए, लेकिन वो पहुंच नहीं सके। तो लोगों को जो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है कि पहचानने में, और जो परंपरागत वोटर है उसने किया कि भैया नहीं जो है, और खास करके इस चुनाव का ये है कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा अपना वैयक्तिक पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि लोग देख रहे थे कि हम यहाँ बाकी उम्मीदवारों को महत्व था ही नहीं, उम्मीदवार नहीं, मोदी खड़ा है, यानी लोग ये देख रहे थे कि मोदी को वोट करना है। अब जहाँ जैसे वर्धा में देखो, दोनों कैंडिडेट कमज़ोर है, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के अमर काले जी और रामदास तड़स जी। तो तड़स जी की तीसरी टर्म है, लेकिन उनके खिलाफ भी तो लोगों के मन में एक असंतोष है कि ये किस तरह से, और उनका एक ही प्लस पॉइंट था कि वो 24 घंटे अवेलेबल रहते लोगों को, और उनका एक ही काम था, उन्होंने वो स्ट्रीट लाइट लगाए, उससे ज़्यादा उन्होंने यूज किया नहीं। तो लेकिन ये आदमी मिलता है भाई, कभी भी घर जाओ तो अवेलेबल रहता है, ये एक था। यवतमाल में वही हुआ कि आखिरी वक्त तक ये नहीं तय नहीं हो पा रहा था कि उम्मीदवार कौन सा दे, क्योंकि भावना गवली को वहाँ उन्होंने टिकट दिया नहीं, उसके खिलाफ नाराज़ी थी। तो आखिरी वक्त पर उन्होंने हिंगोली के जो खासदार है, उनकी जो पत्नी है, उनको वहाँ से लाया, राजश्री पाटिल को। फिर उन्होंने कहा कि ये मेरा मायका है। भाई आपका मायका है तो आपके मायके के लिए आपने किया क्या? सिर्फ मायका होने से थोड़ी होता है ना, फिर किया क्या आपने मायके के लिए? तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन वो शिंदे गुट की उम्मीदवार थी, उनके जो दूसरे जो संजय देशमुख है कांग्रेस के, वो वैसे इसके पहले भी चुनाव जीत चुके हैं, आमदार रह चुके हैं, वो एक पॉपुलर उम्मीदवार है, और वो पहले ही उनकी सीट पहली बार कांग्रेस महाविकास आघाड़ी ने वहाँ बहुत पहले उम्मीदवार जाहिर कर दिया था, उनको समय मिला लोगों तक पहुँचने में, लोगों से बातें प्रचार के लिए, तो वो उनका प्लस पॉइंट रहा। और ख़ास करके जो ग्रामीण इलाका है यवतमाल ज़िले का, उसमें वो पॉपुलर थे, उनका काम था। और चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो जो एक उम्मीदवार का होता है ना, कोई गुजर गया किसी के घर, कोई है ना तोरन और मरन बोलते हैं उसकी, तो वो उनका एक संपर्क था, तो लोग वो ज़्यादा याद रखते हैं। आपने किसी का काम नहीं किया तो चल जाएगा, लेकिन भैया ये आया था, मेरे पिताजी गए तो हाथ में 10,000 रख के गए। तो ये राजनीति में भी जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, पब्लिक से कनेक्ट। हम वैद्य सर के पास में आएंगे। वैद्य सर, आप जो सर की बात से, अतुल पेटकर सर की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और क्या आपको लगता है कि विदर्भ की 10 सीटों पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें सिर्फ नागपुर के सीट के बारे में बहुत साफ तरीके से कहा जा सकता है चुनाव परिणाम, बाकी की सीटों में किसी तरीके का कन्फ्यूजन है? और मतदाताओं का मूड आपको क्या लगता है कि क्या रहा था इस पूरे मतदान की प्रक्रिया के दौरान? नहीं, कोई कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो 10 सीट है विदर्भ की, जैसे अतुल जी ने कहा कि नागपुर में जैसे गडकरी श्योर बोला जा रहा है, तो वो गडकरी जी श्योर बोलने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, रीज़न है कि गडकरी जी और विकास ठाकरे जी के इमेज डिफरेंस, इमेज गैप जो है, तो इमेज गैप का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है उसमें। इमेज माने अपन कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे, दोनों अच्छे हैं, लेकिन जो आज टावरिंग इमेज गडकरी जी की बन गई है, तो उस हिसाब से, जैसे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आज की तारीख में विदर्भ की 10 सीट जो है, 10 सीट में 8 सीट पे महायुति का काफ़ी मतलब उनका जो पलड़ा भारी है, और 2 सीट जैसे यवतमाल वाशिम, जैसे अतुल ने कहा कि राजश्री पाटिल को वहाँ पे लाया गया। दूसरा गढ़चिरौली में काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, जो अपने अशोक नेतेजी जो है, अशोक नेतेजी के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, तो उसका इम्पैक्ट ऐसा हो सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि महायुति बोलो या महाविकास आघाड़ी बोलो, इसमें बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो वो उनकी 35 संगठनाएँ हैं, तो 35 संगठनाएँ जुड़ी हुई थी, तो उनके सारे वर्कर्स वो पूरी मात्रा से वहाँ पे पूरे डेडिकेटेड थे, तो उनकी अपनी एक योजना बनी थी। अभी कोई कितना भी बोले, कोई बोल रहे हैं कि इसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया, ये नहीं किया, बट उनकी एक योजना और उनका एक जो प्लानिंग जो जिस तरह से बना हुआ था, उस हिसाब से जिसको जिसको जो काम बांटा गया था, वो अपना अपना काम अपने पूरी तरीके से कर रहा था। तो ये अपन ये नहीं मान सकते, इसलिए ये जो 10 सीट का विदर्भ का है, जैसे अपन महाविकास आघाड़ी देखो या महायुति देखो, जैसे अतुल जी ने कहा कि काफ़ी लेट टिकट्स डिक्लेयर हुए, बट कई बार ऐसा होता है ये सारे चुनाव में, जैसा मोदी जी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे, लोग बोलते कि मोदी जी की वेव नहीं थी,
बट मुझे लगता है कि एक साइलेंट वेव थी। आप अगर देखें तो कांग्रेस का वोटर बहुत वोकली और ओपन होकर बोल रहा था कि मैंने कांग्रेस को वोट किया, बट बीजेपी वोटर ऐसा बोल नहीं रहा था, बट वो कर रहा था, ये ऐसा दिख रहा था। अगर अपन ने किसी से बात किया एक लोगों में जाके तो एक अपने को एक दिखता था। तो कई समाज के लोग जो पिछली बार जुड़े हुए नहीं थे, उनमें से कई लोगों ने वोट्स दिए हैं बीजेपी को। तो ये एक आश्चर्यजनक बात बोली जाती थी। और दूसरा मुझे लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दे जो थे, जो जनरली लोकसभा इलेक्शन में राष्ट्रीय मुद्दों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है, वो इस बार कहीं दिखा नहीं। लोकल मुद्दे काफ़ी हावी रहे। और जो नव मतदार जो है, जो यंग वोटर्स है, तो यंग वोटर्स को उनका मोदी ये अट्रैक्शन पॉइंट रहा, क्योंकि अलग अलग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंसर ये सारी चीज़ें जो जिस तरह से आई है और उसको अडॉप्ट करने में यंग वोटर्स बहुत माहिर रहता है। तो ये सारी चीज़ें आज की और लोग क्या देखते हैं, दूसरी बात कि स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी। महाविकास आघाड़ी में देखो तो महाविकास आघाड़ी में कोई एक लीडरशिप नहीं थी। आज जैसे शिंदे और अजीत पवार को अगर कुछ सीट मांगना है या उनको लग रहा है कि हमको कम आ रही है सीट्स हमारे शहर में, तो वो लोग अमित शाह या मोदी जी को डायरेक्टली मिल के या नड्डा जी को मिल के वो अपना इशू रिजॉल्व करके वहाँ से आए। तो एक जो आपने कहीं झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, 1-2 सीट में अभी 3 पार्टियों को ये करना है। और दूसरा सिंबल का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। आज गांव-गांव में आप जाओ, गांव-गांव में कहाँ हम बताएंगे कि भाई अभी उद्धव ठाकरे का सिंबल जो है वो मशाल है। वो तो उसको मालूम है कि धनुष्य बाण को जाके देना है, या जो घड़ी है एनसीपी की उसको जाके देना है। कई जगह पे ऐसा हुआ कि भैया यहाँ पे कमल नहीं है तो हम वोट नहीं कर सकते। तो ये जो एक पॉपुलैरिटी गेन की है बीजेपी ने, और लोगों को आज लिटरेसी आई है, ऐसा नहीं है कि अंधे जाके लोग वोट कर रहे हैं। तो एक स्टेबिलिटी एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि लोगों को बार बार इलेक्शन नहीं चाहिए। कि 2014 के पहले क्या क्या हुआ हम सब ने देखा है, और हमको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, बट ये कोई भी आके ये विजिबल है कि ये 10 साल में, आज नागपुर का उदाहरण ले लो, पूरे देश भर में आप ले लो, चेहरा बदल गया है हर जगह का। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो। आज महाराष्ट्र में सभी डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज आ रहा है, तो मेडिकल कॉलेज तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी देगा। तो ये दो जो मुद्दे जो इम्पोर्टेंट रहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ, ये लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। तो एक तरीके से एक बहुत ही सटीक तरीके से जो एक प्लानिंग बन के ये हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि भाई ये जो प्लानिंग कंटिन्यू हो। तो ये प्लानिंग कंटिन्यू होने के लिए फिर से उनको ऑब्वियसली एक ऐसी सरकार को लाना पड़ेगा जो अभी तक काम कर रही है। तो ये एक नज़रिया, इस नज़रिए से लोगों ने वोटिंग किया है। ये विदर्भ हो, महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में ज़रूर, महाराष्ट्र में एक थोड़ी केक वॉक नहीं रह सकता महायुति के लिए उतना जो लास्ट टाइम बीजेपी को था, लेकिन बहुत कम सीट्स होगी ऐसा मुझे नहीं लगता पर्सनली। हम योगेश जी के पास में जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका आकलन क्या कहता है। आपने भी कई लोगों से बात की है। पेटकर जी का कहना है कि 6 और 4, और वैद्य जी का कहना है कि 8 और 2। आपका आकलन क्या कहता है? जी, ऐसा है कि आकलन जो है आज के तारीख में कोई भी नहीं कर सकता। सटीक 10 सीटों में से क्या होगा, कैसा होगा, अभी मैं आंकड़े बता दूंगा 7, 3, 10, 8, 2 ये आंकड़े बता दूंगा, वो जायज़ नहीं। क्योंकि सबसे अहम बात आप जानिए कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के चुनाव में ऐसा माना गया था इस बार कि सोशल मीडिया का ज़माना है, और वोटर जो है वो खुल के सामने आएगा, उसकी कहाँ किसे वोट दिया या किस तरह की एक लहर है, वेव कहाँ पर है, वो पता चलेगा। लेकिन वो अब तक पता नहीं चल पाया है। आज भी एक चुनाव हुए हैं, वहाँ पर भी पता नहीं चल पाया है। एक आखिरी फेज़ बाकी है। वोटर साइलेंट है इस बार, तो वो बताना एकदम मुश्किल है। अब नागपुर का उदाहरण लेते हैं। नागपुर में, दक्षिण पश्चिम नागपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहाँ पर हालत क्या थी? गडकरी जी को खुद सबसे ज़्यादा प्रचार करने के लिए वहाँ पर उतरना पड़ा। सबसे ज़्यादा सुबह के जो उनके रोड शो थे या जो संवाद यात्रा जो उनकी थी, सबसे ज़्यादा उन्हें दक्षिण पश्चिम नागपुर में करनी पड़ी। क्योंकि वोटर क्या उसका मिजाज क्या है वो परखना, वो इनको भी बहुत दिक्कतें आ रही थी। हाँ, एक बात है कि जो बीजेपी से जुड़ा हुआ वोटर है या जो नया वोटर है वो बिल्कुल बाहर निकला। हम मानते हैं कि 54.30% यहाँ पर वोटिंग हुआ है नागपुर में। नागपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये 54.30 ये वोटर कौन निकला, ये भी एक आकलन का जरिया है। अभी जैसे एग्जिट पोल आएंगे, जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा तो हर कोई अपने अपने हिसाब से आंकड़े बताता है।
लेकिन एक या दो जो फर्म्स रहती है उनके आंकड़े सटीक क्यों आते हैं? क्योंकि वो इस हिसाब से जो सर्वे रहता है उनका वो उस हिसाब से करते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी वैसी रहती है। और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी इस बार कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे दिखाई दी। आप देखिए कि वोटर कौन सा, अगर आप पूरी बूथ लेवल की आप पूरी लिस्ट निकाल लीजिए कितना वोटिंग हुआ, तो आपको दिखाई देगा कि नागपुर की बात करें तो नागपुर में जिन बूथ पर बीजेपी जो है वो स्ट्रांग है वहाँ पर ज़्यादा वोटिंग हुई है। कई सारे ऐसे इलाके हैं, पश्चिम नागपुर छोड़ दीजिए, वहाँ पर विकास ठाकरे जी का वैसे भी होल्ड था, बट ये वोटर सामने आए, बीजेपी के वोटर सामने आए। पन्ना से लेआउट ले लीजिए, एक नागपुर में एक इलाका है पन्ना से लेआउट, भेंडी लेआउट, वहाँ पर दक्षिण पश्चिम नागपुर में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई। लेकिन कोई भी सामने आकर ये नहीं कहा उसने कि मैंने गडकरी जी को वोट दिया या मैंने विकास ठाकरे जी को वोट दिया। तो वोटर साइलेंट है, इसलिए ये आकलन करना अभी मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक हमने लोगों से बात की, वोटरों से बात की, यंग जनरेशन खास करके स्टूडेंट्स जो है विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं उनसे बात की, या जो बेरोज़गार है या जिन्होंने स्टार्टअप निकाला है उनसे बात की, तो ये दिख रहा है, ये आकलन नहीं है लेकिन जो रुझान या जिस तरह से लोगों का मानना है 8-2 ये दिख रहा है। लेकिन ये मेरा मानना नहीं है, लोगों का मानना है। और 8-2 में दिक्कत जाएगी सबसे, जैसे अतुल जी ने कहा कि यवतमाल की सीट जो है वहाँ पर दिक्कत इसलिए जाएगी क्योंकि वहाँ पर कोई बाहर का उम्मीदवार जो वहाँ का रहवासी भी नहीं है उसको लाया गया एक कॉम्पनसेट करने के लिए। वो पॉलिटिकल कॉम्पनसेशन इस तरह का एक बोल सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से या महायुति की तरफ से किया गया, तो वो एक सीट थोड़ी खतरे में है। और दूसरी जगह जहाँ पर दिख रहा है कि दिक्कतें जा रही है, बोल सकते हैं वैसे कि वर्धा में थोड़ा सा फाइट रहेगा अच्छा। तो ये 2 सीट छोड़ दी जाए तो बाकी तो जगह पर महायुति के जो उम्मीदवार है वो निकलते हुए दिख रहे हैं। कोई कुछ जगह पे टफ फाइट है, कुछ जगह जो है जैसे नागपुर जैसी सीट है वहाँ पर तो एक तरफा नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छी लीड जो रहेगी बीजेपी को रहेगी। गढ़चिरौली के बारे में बड़ा आकलन होता है, लेकिन आप गढ़चिरौली को ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या महायुति जीतने वाली है? आप देखिए गढ़चिरौली जी के जो विद्यमान खासदार है, अभी के जो खासदार है उन्हें फिर से रिपीट किया गया है। पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं था तो लोगों को लगा कि इनकी टिकट कट गई, लेकिन ऐसा है कि पार्टियों की तरफ से भी सर्वे होते हैं, इंटरनल सर्वे होते हैं, और सिर्फ पार्टियों की तरफ से सर्वे नहीं होते, तो इनसे जुड़े हुए अलग अलग संगठन जो है उनकी तरफ से भी सर्वे रेगुलरली किए जाते हैं। गढ़चिरौली में प्रचार जो है वो केवल बीजेपी नहीं कर रही है। आप देखिए कि संघ से जुड़ी हुई कई सारी संगठनाएं हैं वो वहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। वनवासी कल्याण आश्रम ले लीजिए, उनका काम बहुत बड़ा है आदिवासियों के बीच में, तो वहाँ पर वो जिस तरह से उनका प्रचार डायरेक्ट प्रचार नहीं रहता, कभी भी संघ का प्रचार डायरेक्ट नहीं रहता, लेकिन आप मतदान कीजिए, राष्ट्रीय हित के लोगों जो पार्टियां हैं उनको मतदान कीजिए, इस तरह करके वो वहाँ पर गांव कबीलों में गए। ऑन द अदर हैंड जो महाविकास आघाड़ी के जो लोग थे वो नहीं पहुँच पाए। संगठन, जिसे विकास सर ने कहा थोड़ी देर पहले कि एक संगठन मजबूत करने का एक प्रक्रिया रहती है, ये प्रक्रिया बीजेपी में लगातार 5 सालों से चल रही थी। कांग्रेस ने ये 6-7 महीने पहले शुरू की। कांग्रेस में आप सबसे बड़ी एक दिक्कत कांग्रेस के साथ ये है कि कांग्रेस के जो नेता है वो एक दूसरे से झगड़े करते हैं, गुटबाजी बहुत बड़े पैमाने पर है। बीजेपी में भी गुटबाजी है, लेकिन वहाँ पर वो गुटबाजी खुल के सामने नहीं आती। कांग्रेस में आपने देखा है, आपने भी कवर किया है कि गुटबाजी खुल के सामने आती है। वो महाराष्ट्र रहे, वो नागपुर रहे, या फिर लोकल निकाय, स्थानिक निकाय के जो चुनाव रहते हैं वहाँ पर भी ये दिखाई देता है। तो कांग्रेस के नेता अगर साथ में रहे तो कार्यकर्ता साथ में रहेंगे, कार्यकर्ता साथ में रहेंगे तो वो लोगों तक पहुँचेंगे, दूर दराज के लोग जो है, सुदूर इलाके के लोग जो है उनके तक वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन ये चीज़ नहीं हुई। कई सारी बूथ ऐसे थे जिस दिन चुनाव मतदान था, लोग वोटिंग के लिए आ रहे थे, तो बीजेपी के जो बूथ थे वहाँ पर पूरी स्मार्ट टेक्नोलॉजी थी, उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन कई सारे कांग्रेस के या महाविकास आघाड़ी के बूथ ऐसे थे वहाँ पर उतने बड़े पैमाने पर या 2 या 3 कार्यकर्ताओं के ऊपर लोग नहीं थे, उनको दिक्कतें जा रही थी। तो ये आप देख लीजिए कि ज़मीनी डिफरेंस जो है यहाँ पर ही पता चल रहा था। तो गढ़चिरौली जो है उसका बीजेपी को फ़ायदा किसका मिलेगा, तो संघ परिवार का फ़ायदा मिलेगा। अतुल जी, योगेश जी ने जैसे जिक्र किया कि वोटर बड़ा साइलेंट था इस बार। वोटर साइलेंट क्यों था? क्या 14 और 19 के मुकाबले 24 में साइलेंट था? साइलेंट होने की वजह क्या होगी? क्या 14 और 19 में बहुत खुलकर ये मतदाता बता रहा था कि उसका रुझान किस तरीके से, 24 में अगर नहीं था तो उसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, इस बार मतदाता जो है उसने बहुत सारी चीज़ें बारीकी उसे देखा कि कौन क्या कह रहा है, और जो कुछ हो रहा था उसके सामने एक उम्मीदवार आ रहे, पार्टी बदल रहे थे,
जैसे कपड़े बदलते उससे ज़्यादा फास्ट उम्मीदवार पार्टियां बदल रहे थे, पक्ष बदल रहे थे। और वो जो कुछ उसका ऑब्जर्व, वो सिर्फ देख रहा था, वो निरीक्षण कर रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था कि तो उसको ये सब पसंद नहीं था, हर चीज़ उसको। तो वो, और वो नाराज़ भी था थोड़ा कि अरे ये क्या हो रहा है ये सब। एक रात में बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, दूसरे दिन वो वॉशिंग मशीन में आ गया तो एकदम स्वच्छ हो गया। जो कुछ हो रहा है ये वो उसको पसंद नहीं था, अभी भी नहीं है। और जैसे कुछ लोगों के बारे में आज भी लोगों के ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि भैया इसको क्यों लिया, चाहे वो संघ का वोट, संघ के लोग हो या भाजपा के हो। सिर्फ संघ भाजपा में ये कैसा होता है कि वो खुलकर सामने नहीं आते, बात नहीं करते, लेकिन वो जो करते हैं उसे, जैसे वो बोलते हैं ना कि ऊपर वाली की और संघ की लाठी का आवाज़ नहीं होता। दो ही लाठी ऐसी है जिसका आवाज़ नहीं होता लेकिन वो परिणाम निकलते हैं। तो इस तरह से वो देख रहा था, उसे ये पसंद नहीं आया, इसलिए उसने तय किया कि हम इस बार बोलेंगे नहीं, जो बोलेंगे वो सिर्फ करके दिखाएंगे एकदम। हम अपनी वोटिंग डालकर ही बताएंगे कि हमारे मन में क्या था, क्या चल रहा था। इसलिए इस बार वोटर साइलेंट रहा। और उसके जो परिणाम है, उसके नतीजे हैं, वो तो 4 तारीख को दिखेंगे ही। लेकिन अभी इस वक्त देखो आप कि ये अंदाजा मोदी जी को भी आ गया था कि जैसे ही पहले चरण का विदर्भ का वोटिंग हुआ, और आप देखिए कि मोदी जी जो है कभी मीडिया के सामने आते नहीं, कभी नहीं आते हैं। चुनाव के समय तो आते हैं, सबको इंटरव्यू नहीं, देते हैं, और इस बार तो कह रहे हैं कि जिसने उनसे इंटरव्यू मांगा उन सबको दिया। नहीं, वही तो, ये फर्क कब आया ये देखिए ना। जैसे एक ज़माने में अमिताभ बच्चन था, वो एक ज़माने में 8-9 थिएटर में पूरे मुंबई में सिर्फ 111 नंबर पर अमिताभ था, और हर थिएटर में उसकी ही पिक्चर चलते थे। दूसरे कोई बाकी हीरो के नंबर 11 के बाद आते थे। तो उस तरह, और उसने बोला था कि मैं टीवी पर कभी नहीं आऊँगा। वो टीवी को खड़ा भी नहीं करता था, इंटरव्यू भी नहीं देता था अमिताभ बच्चन। और बाद में फिर आप पता है फिर टीवी ने उसको खड़ा किया। तो अभी जैसे पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, तो कुछ वस्तु स्थिति जो है वो उनके भी ख्याल में आ गई। तो इसलिए अब उन्होंने हर मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू देना चालू कर दिया। जो मोदी कभी मीडिया के सामने नहीं आते, संसद में नहीं आते, तो मीडिया से क्या बात करेंगे। लेकिन तो उनको जब पता चला कि नहीं भाई, धरातल पर वस्तु स्थिति कुछ और है और कुछ हमें ये हो सकता है, तो ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने, और चुनाव के मुद्दे जो है वो भी उन्होंने बदल दिए। फिर वो एकदम यानी भावनिक मुद्दों पर आ गए, धार्मिक मुद्दों पर आ गए, मंगलसूत्र पर आ गए, एकदम जो विकास के मुद्दे वो थोड़ा बदल गए। उनको पता था कि अगर हम लोगों को अभी थोड़ा इमोशनल नहीं करेंगे, भावनिक मुद्दों से ये नहीं करेंगे, तो थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। तो ये चलते हुए उन्होंने अपने पूरे चुनाव की रणनीति बदल दी, और उस हिसाब से अभी पूरा प्रचार, खास करके उनको ये पता था कि यूपी के बाद अपने लिए सबसे बड़ा जो स्टेट है हिंदुस्तान में, जो हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, वो है महाराष्ट्र, क्योंकि 48 जगह। तो इसलिए उन्होंने देखो सबसे ज़्यादा सभाएं जो है वो महाराष्ट्र में ली, सबसे ज़्यादा समय महाराष्ट्र में दिया, और पूरा ऐसा एक भी जगह छोड़ी नहीं जहाँ उनको मतलब ये था कि हर जगह गए, वो हो गए, शाह हो गए। तो ये सब देखते हुए उन्होंने हर जगह पर ध्यान दिया, और उनको यही था कि अपनी कोई भी जगह जाना नहीं चाहिए। फिर भी जो पब्लिक है वो उसका अंदाज़ा बता नहीं रहा। तो मुझे वही लग रहा है कि कम से कम 3 तो, जैसे मैंने कहा कि वर्धा है, और वर्धा है, यवतमाल है, गढ़चिरौली एक है, और थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो अमरावती में हो सकता है। लेकिन अमरावती के बारे में अभी भी हम ऐसा ये नहीं कह सकते कि ऐसे होगा, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ धोखा हो सकता है, क्योंकि लोगों के मन में राणा दाम्पत्य के प्रति बहुत रोष है, और वो उनका जो रवैया है, जो स्टाइल है बात करने का, तो वो लोगों को पसंद नहीं है। और वहाँ ग्राउंड लेवल पे भी कुछ लोगों को रास नहीं आया उनका जो कुछ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वो एक हो सकता है, लेकिन बाकी तो फिर पब्लिक है,
वो क्या करती है वही जानती है। विकास जी आपसे आएंगे, 3 सीटों पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे, वर्धा, यवतमाल और अमरावती। ये 3 सीटें ऐसी हैं कि जहां पर क्या कुछ हुआ ऐन समय में किसी को भी समझ में नहीं आया। हालांकि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति चलती है पर्दे के पीछे की, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। रामटेक भी जो एक सीट है कि रामटेक में उम्मीदवार ऐन समय पर आया और फिर वो शिंदे गुट से उम्मीदवार बना। अमरावती में राणा को पहले लाया गया और फिर उम्मीदवार बनाया गया। एक सवाल लोगों के मन में ये भी है कि वर्धा कांग्रेस ने छोड़ के शरद पवार को क्यों दी? आपको क्यों लगता है क्यों दी होगी? नहीं, वर्धा कांग्रेस ने दी मतलब शरद पवार जी ने मांगी वो वर्धा सीट। तो एक देखिए आपकी सीटों के बंटवारे में महाविकास आघाड़ी और महायुति, इन दोनों का अगर अपन ने परीक्षण किया तो इसमें जैसे महाविकास आघाड़ी ने कांग्रेस थोड़ी पीछे में रही इसमें, और महायुति में बीजेपी डोमिनेटेड रहा। तो इसलिए कैसे कि शरद पवार, जैसे उद्धव जी ने बोला था कि मुझे इतनी सीट चाहिए, तो उनको उतनी सीट देनी पड़ी। तो कांग्रेस ने तो ये बोला था कि पूरी विदर्भ की 10 सीट हमको चाहिए, 10 सीट आप हमको दे दो, हम चुन के लाएंगे। और कांग्रेस ने बहुत सटीक तरह से और बहुत कैलकुलेशन करके अपने उम्मीदवार चुने हैं, ये मानना ही पड़ेगा अपने को। अभी शरद पवार ये क्यों दी, इसकी वजह एक ही है कि शरद पवार जैसा स्टॉलवर्ड नेता अगर बोलता है, वो अगर इंसिस्ट करता है कि अमर काळे चाहिए मुझे, तो वो भी एक शरद पवार एक बहुत मानी नेता है आज महाराष्ट्र का। और बहुत उन्होंने भी देखो, उन्होंने एक मराठी में बोलते हैं कि बेरजेचं राजकारण, उन्होंने जितने दुश्मन लोग बने थे उनके और दूर चले गए थे, उन लोगों से उन्होंने संबंध बनाए और उनको उन्होंने ये बताया कि आपकी और मेरी दुश्मनी अजित पवार के कारण हुई थी, अब तो अजित पवार नहीं है तो आप हमसे जुड़ जाओ। तो ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन वर्धा की सीट उनको चाहिए थी अमर काळे के, क्योंकि विदर्भ में उनको एक सीट ज़रूर चाहिए थी। एक पहला रीज़न है, क्योंकि देखो कैसा है कि कोई भी पार्टी अगर चलती है, वो अगर इलेक्शन नहीं लड़ती, आप अगर जैसे ये राज ठाकरे जी की पार्टी का आप देखिए कि इलेक्शन ही नहीं लड़ती, तो इलेक्शन नहीं लड़ती तो सारा पार्टी वर्कर और वो जो है वो एक निरुत्साही हो जाता है, कोई एक्टिविटी दिखती नहीं है। तो हमने विदर्भ में एक सीट मांगी और उन्हें उस वक्त ये भी बोला कि हम लोगों ने बहुत कम सीट मांगी है, बट विधानसभा इलेक्शन में हम लोग ये सुनेंगे नहीं। तो एक मुझे इसका एक वजह लगती है कि हर क्षेत्र में उन्होंने सीट मांगी है शरद पवार जी ने। तो वर्धा की अमर काळे की सीट ये उसी का परिणाम है। लेकिन वर्धा में कैसा है कि आप देखिए कि जो योगेश जी ने कहा उससे मैं कई हद तक सहमत हूँ। एक सिर्फ है कि वर्धा का कैसा है कि वर्धा का आप अगर एक कास्ट इक्वेशन देखा जाए तो वर्धा का सीट का जो कास्ट इक्वेशन ये पूरे महाराष्ट्र से कनेक्ट होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक मैसेज गया कि पूरे महाराष्ट्र में तेली कम्युनिटी का एक ही खासदार बनेगा। तो सारे तेली कम्युनिटी के लोग कि भाई एक अपना खासदार चाहिए अपने को, वो चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, शिवसेना का हो, किसी भी पार्टी का हो। ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, बट अमर काळे ये उनकी कंपटीशन में उतना तगड़ा उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि अमर काळे ये आरवी से जुड़ा हुआ कैंडिडेट है। और दूसरा ऐसा है कि रामदास तड़स को कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस से डायरेक्ट मदद मिली है, ये अपन नकार नहीं सकते। तो एक कास्टिंग वाला ये हो गया, फिर बीजेपी वाला तो उनका ये रहेगा ही, और बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो उस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो इसलिए रामदास तड़स का पलड़ा भारी है वर्धा में। और जो जैसा अमर काळे को जो टिकट देने का एनसीपी का जो रीज़न था, वो एकमात्र रीज़न ये है कि विदर्भ में उनको अपना एक कोई तो भी कैंडिडेट, कि ऐसा कहीं भी नहीं है हर क्षेत्र में, तो हर क्षेत्र में एक कैंडिडेट उन्होंने अपना दिया कि एनसीपी की तुतारी चलनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वो हारे या जीते, वो ऑफ कोर्स अभी उन्होंने एफर्ट्स तो लिए हैं उसको जिताने के लिए, वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे बात अलग है, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण रीज़न है। अभी जैसे आप अमरावती की बात करते हैं, तो अमरावती में ऐसा है कि अमरावती का, जैसे अतुल जी ने कहा कि नवनीत राणा के प्रति एक रोष है वहाँ पे, उनके एटीट्यूड और ये इसमें। लेकिन अमरावती में भी नवनीत राणा का पलड़ा भारी होने का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रीज़न है कि राणा कपल का अपनी एक यंत्रणा है इलेक्शन लड़ने में। पार्टी तो उनको सपोर्ट करती, लास्ट टाइम उनको एनसीपी ने सपोर्ट किया था, सबको पता है, लेकिन वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ झुकते गए। तो एक बीजेपी का, और दूसरा ये हो गया अमरावती में
कि शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन एक पुराने लीडर थे जगदीश गुप्ता करके। तो जगदीश गुप्ता इस वक्त काफ़ी एक्टिव है। जगदीश गुप्ता का एक बहुत बड़ा अपना एक मास बेस्ड उनकी अपील है। तो जगदीश गुप्ता, इस बार जगदीश गुप्ता को इन्होंने एक्टिव किया बीजेपी ने। तो जगदीश गुप्ता पूरी तरह से खड़े थे और कडू ने जो बच्चू कडू ने एक उम्मीदवार खड़ा किया था दिनेश बुब के संदर्भ में। अब लोग उसको बोलते कि दिनेश बुब चूँकि मारवाड़ी कम्युनिटी से है तो जो वोट बीजेपी का है वही जाएगा। बट देखो कैसा है कि तीसरा कैंडिडेट जब खड़ा रहता है तो एक फ़ायदा हमेशा देखा गया है कि बीजेपी को होता है। जैसा रामटेक में अपन देख रहे, रामटेक में वंचित ने किशोर गजभिये को सपोर्ट किया। तो किशोर गजभिये एक बहुत सॉलिड कैंडिडेट था। लास्ट इलेक्शन में किशोर गजभिये को लगभग मेरे हिसाब से, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता, बट 4,44,000 के करीब वोट उन्होंने लिए थे। वो डिफरेंस बहुत कम था उसमें। तो किशोर गजभिये को इस बार अंदाजन एक 3 से 3.5 लाख वोट मिल सकते हैं और उसका फ़ायदा तो ऑब्वियसली राजू पारवे को ही होगा, महायुति के कैंडिडेट को। तो ये 3 सीट, और चौथी सीट आपने कौन सी बोली थी? यवतमाल वाशिम का तो अतुल जी ने बताया, योगेश जी ने भी बताया कि यवतमाल वाशिम राजश्री पाटिल का कोई ऐसा कभी इलेक्शन नहीं लड़ी हुई। और देखो इलेक्टिव मटेरियल टोटली डिफरेंट होता है। तो वो लेडी का सिर्फ वाशिम में उनका एक मयका है, वो अगर छोड़ दिया तो उनका जस्ट वो जो उनके पति जो है हेमंत पाटिल जो है, जो हिंगोली में के खासदार थे, उनको टिकट न देने के लिए, उनको थोड़ा शांत करने के लिए कॉम्पेंसेटरी मेजर करके राजश्री पाटिल को यहाँ पे टिकट दिया गया। अब वहाँ पे 5 बार चुनी हुई भावना गौड़ी को अगर टिकट दिया रहता तो अलग फर्क पड़ता, बहुत पॉजिटिव वे में वो महायुति को फ़ायदा कर जाता। बट क्या कैलकुलेशन होते, अब पार्टी लीडर्स अपन यहाँ से बोल के ये बता नहीं सकते कि इन्होंने गलत किया है सही किया, लेकिन पार्टी लीडर्स किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। बट वो सीट कमज़ोर ज़रूर हुई है, इतना पक्का। समय पे क्या होता है ये पता नहीं अपने को। अब हम योगेश जी के पास आएंगे। तीनों से एक बड़ा कॉमन सा सवाल है कि एक तरीके से देश भर में चुनाव हो रहे हैं, अब तो हिंदी बेल्ट में चुनाव शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा आक्रामक होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उसका असर भी ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। मोदी की लोकप्रियता जिस तरीके से है वो तो है ही। एक बात महाराष्ट्र को लेकर जो कही जा रही है कि महाराष्ट्र में क्या चुनाव परिणाम होंगे, ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इस तरीके की स्थिति है? सबसे पहली बात, एक आपको थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा कि केवल आक्रामक नरेंद्र मोदी जी या फिर अमित शाह जी नहीं है, राहुल गांधी भी उतनी आक्रामक दिख रहे हैं, ममता बनर्जी भी उतनी आक्रामक दिख रही है। क्योंकि बीजेपी का सबसे मेन टारगेट जो था, रडार पे 3 स्टेट थे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इकलौता स्टेट ऐसा है जहाँ पर 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, तो वहाँ पर आक्रामक सारे के सारे लोग दिख रहे हैं। अब बात कर रहे हैं आप महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो कुछ रुझान अभी दिख रहे हैं या जो कुछ सीटों का बंटवारा जिस तरह से हुआ, फिर जो मतदान हुआ, कम हुआ, जितनी अपेक्षा थी उतना नहीं हुआ। 100% मतदान छोड़िए, 75% भी जो डिस्टिंक्शन भी नहीं ले पाए कई, मतलब ये एक तरह से बोला जा सकता है कि जो अपील की थी पॉलिटिकल पार्टियों ने, ये सारे राजनीतिक दल जो है इसमें फेल हुए हैं जो वोटिंग की संख्या बढ़ाने में। अगर हम एक वर्ड में अगर बोले तो क्या नतीजा रहेगा, तो नतीजा एक ही वर्ड में अगर बताए तो वो खिचड़ी रहेगी। खिचड़ी उसे बोल सकते हैं कि जो कुछ नतीजा आएगा वो खिचड़ी रहेगा। विदर्भ में जो है वो महायुति बिल्कुल उसका पलड़ा जो है वो भारी रहेगा। ऑन द अदर हैंड जो मराठा आंदोलन जिस तरह से चला था, तो मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, वहाँ के नतीजे शायद अलग हो सकते हैं। सबसे अहम चीज़ है कि बारामती का क्या रिजल्ट आता है, उसके ऊपर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करते हैं। अगर बारामती में अजित पवार ने वो सीट निकाल ली तो समझिए कि ये शरद पवार के लिए एक बहुत बड़ा धक्का रहेगा। और मुंबई की जो है, मुंबई में भी राज ठाकरे जिस तरह से आखिरी वक्त पर उन्होंने एंट्री मारी है, पिंच हिटर जिसे बोलते हैं, हालांकि उनकी एक भी वो कभी चुनाव लड़ते नहीं है, ना उनके लोग कभी चुनाव लड़ते हैं। तो ये पिंच हिटर जो है वो क्या कर पाता है मुंबई में, वो भी देखने लायक होगा। क्योंकि ये जो है ये डू और डाई सिचुएशन थी उद्धव ठाकरे के लिए, शरद पवार के लिए, इनके पार्टी के लिए। ऑन द अदर हैंड अजित पवार को ये दिखाना था कि हाँ, मैंने मेरी नई फ्रेंचाइजी खोली है, फ्रेंचाइजी बोलेंगे इसे, अगर जैसे अभी IPL चल रहा है, तो इसको लोगों तक लेके जाना है, इसको सर्वाइव कराना है, भविष्य में लोगों तक लेके जाना है, तो उनको परफॉर्म करना ही है।
बीजेपी जो है वो थोड़ी सी रिलैक्स इसमें थी, क्योंकि बीजेपी को उनके संगठन पे भरोसा है, तो इसलिए उनके लिए इतनी डू एंड डाई सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये बाकी सारी पार्टियां जो है इनके लिए एक लिटमस टेस्ट है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। अतुल जी, क्यों ये अनप्रिडिक्टेबल स्थिति है? ये मतलब जैसे योगेश जी ने बताया कि खिचड़ी चुनाव परिणाम आएगा, और राजनीतिक दलों की भी हमने खिचड़ी चुनाव से पहले ही देखी, तो क्यों ये स्थिति बनेगी? और जिस तरीके से 14 और 19 में मतदाता खुल के अपनी बात को रख रहा था, जैसा कि आपने कहा कि बड़ा साइलेंट था, तो वो साइलेंट होने की वजह से इस तरीके से होगा कि सही कैलकुलेशन हमारे सामने नहीं आ पा रहा है कि आखिर क्या परिणाम होगा? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि वही है ना कि मैंने शुरू में भी कहा था, और जैसे अभी योगेश जी ने भी कहा कि जो वोटिंग जो परसेंटेज है वो बढ़ा नहीं। हम जानते हैं कि संघ का जो नागपुर में दसरा उत्सव होता है, वहाँ सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने भी कहा था, खुला पहली बार उन्होंने वो खुलकर सामने आए और खुलकर उन्होंने आह्वान किया था कि संघ स्वयंसेवक ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले और 100% वोटिंग हो। बाद में जब नागपुर में सरकार वहाँ का चुनाव हुआ, उसके बाद उनकी जो वार्तालाप हुआ उनमें उन्होंने भी यही कहा, दत्तात्रेय जी ने, लेकिन वो हुआ नहीं। इसके बावजूद भी जितना होना चाहिए था उतना तो हुआ ही नहीं, उससे कम ही हुआ, 100% तो हुआ ही नहीं। तो ये एक है। दूसरी बात कि मतदाता इस बार उसका मूड यही है मतदाता का, हम जो कुछ करेंगे जो कुछ भी बोलेंगे वो 4 जून के बाद आपको है ना, वो जो भूकंप के जो ये है धक्के, और वो रिक्टर स्केल पर है, वो 4 जून के बाद दिखेंगे कि उसकी क्या तीव्रता थी, किसको कितने धक्के लगे। और दूसरी बात ये उतनी बात सही है कि नतीजे जो है वो किसी को भी ऐसे जैसे जो बोलते हैं ना थम्बिंग मेजॉरिटी 10 से 10 आ रहे, वो तो नहीं आ रहे। और दूसरी बात जैसे शरद पवार गुट है, या जैसे अजित दादा गुट है, शिंदे गुट है, ये 3-4 पार्टियों के लिए ये तो परिस्थिति ऐसी है कि भैया कुछ करो नहीं तो मरो। और उनके लिए यही, जैसे योगेश जी ने कहा कि ये बिल्कुल डू और डाई सिचुएशन है। बीजेपी इसलिए रिलैक्स थी कि उनकी संगठन शक्ति है, उनका एक अपना नेटवर्क है, इसलिए वो रिलैक्स थे। लेकिन वो उतने भी रिलैक्स नहीं थे। आप देख रहे हैं जैसे देवेंद्र फडणवीस बार बार उनके जो स्टेटमेंट देखिए कि आप सिर्फ मोदी के भरोसे मत रहिए, मोदी जी तो है, वो तो आएंगे, वो तो चुनाव जिताएंगे, लेकिन उनके भरोसे मत रहिए, आप खुद हमको भी काम करना है। अगर मोदी जी को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ उनके रिलैक्स रहे, और ऐसा नहीं होगा, हमको भी मेहनत कर रही है, काम करना है। तो उन्होंने ग्राउंड जीरो पे जाके उन्होंने भी प्रयास किए, भरकस प्रयास किए। लेकिन ये जो एक सुसूत्रता है, संवाद है, ये महाविकास आघाड़ी भी नहीं थी। वो जो विकास जी ने जो कहा था, उनका कोई लीडर ही नहीं है, तो वो एक थोड़ा समस्या थी कि कहे किससे और मांगे कि। दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके पास जिस तरह से बीजेपी ने सोशल मीडिया का उपयोग किया, जिस तरह, और वो सब इस बारे में महारत हासिल है उनको कि लोगों के जैसे फेसबुक है हर जगह, कि वो भी एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों के मत पर प्रभाव डालने। अब वो आप किसी का वोट जो है वो चेंज कर सकते, इतना प्रभावी मीडिया है वो। तो उसका उपयोग बीजेपी ने बहुत कुशल तरीके से किया, परिणामकारक तरीके से किया। लेकिन महाविकास आघाड़ी कहीं नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर है कि जितनी राहुल गांधी यहाँ आए, लेकिन उन्होंने कितने सभा ली यहाँ पे, तो पूरे पूर्व विदर्भ की एक सभा ली उन्होंने, प्रियंका गांधी की कैंसिल हो गई सभा। तो जो आक्रामकता भाजपा में थी वो उनमें कहीं नहीं दिखी। और वो अभी भी वो उनकी जो सरंजामी मानसिकता है वो उनसे बाहर ही नहीं आ रहे। तो आक्रामक ज़रूर हुए, कुछ मुद्दे ज़रूर उठाए, लेकिन जिस तरह से पहुंचना चाहिए थे लोगों तक, आखिरी लोगों तक उनकी अपनी बात रखनी थी, वो नहीं रख पाए, इसलिए लोग कंफ्यूज हो गए। दूसरी बात, जो लोग सोचते हैं, लोगों का सही में लोग ये सोचते हैं कि जैसे विकास जी ने भी कहा था कि हमें एक स्थिर सरकार चाहिए। और आखिर सीधी बात है ना, मेरा जो संबंध आएगा भैया, मेरे मतदार संघ में, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ वहाँ डेवलपमेंट कैसी होगी। अगर हम एक उदाहरण के तौर पर हम बात लेंगे, नागपुर की बात लेंगे, अगर यहाँ विकास ठाकरे चुन के आते हैं और सरकार मोदी की आती है, तो आपको क्या कितने काम होंगे यहाँ पे? जो स्पीड
नितिन गडकरी की जो है उन्होंने वो अगर चुन के आते हैं, सरकार उनकी है, तो जो रुके हुए काम है वो आगे बढ़ेंगे, नए काम आएंगे और उनका अनुभव भी है, काम ला सकते हैं वो। तो ये जो है ना, ये हर जगह है कि भैया मैं मेरे खासदार को चुन के दूंगा तो मुझे किसको चुन को देना है, जो काम करेगा, जो मेरे काम आएगा। तो वही है, इसलिए मतदार थोड़ा साइलेंट भी है और जो 4 तारीख को दिखेगा। और लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में थम्मिंग मेजॉरिटी तो भाजपा की भी नहीं आएंगी, महायुति की भी नहीं आएंगी। मुझे लगता है कि कम से कम 8-10 सीटों पर उनको चुनावी नुकसान हो। तो इस तरीके से विकास जी, पिटकर जी कह रहे हैं जी। अतुल योगेश जी कह रहे हैं कि खिचड़ी चुनाव परिणाम आएगा। अतुल जी कह रहे हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है और वोटर जो है वो बहुत साइलेंट है और वो भूकंप के झटके देगा। आपका आकलन क्या कहता है? फिर ये जो वोटर है इसी के सहारे तो एग्जिट पोल की एजेंसियां एग्जिट पोल भी निकालेंगी, तो फिर मतलब वो सैंपलिंग भी गड़बड़ाएगी क्या इस बार? नहीं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी महाराष्ट्र में इसलिए है कि जो अपन ने पहले भी बोला था सभी लोगों ने कि महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टी, महायुति की 3 पार्टी, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, सब अलग अलग लड़ रहे, कौन किसके तरफ से है लोग कंफ्यूज्ड है उसमें। और फिर सिंबल का जो इशू है और जो वोटर साइलेंट का एक सबसे बड़ा ये देखिए आप कि मोदी के अगेंस्ट में हाँ बोलने वाला भी एक वर्ग था, लेकिन वो बहुत कम था, लेकिन वो बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। तो इसलिए जो मोदी सपोर्टर है वो बेचारा सहिष्णु है, तो वो उसने कुछ बोला नहीं, चुपचाप जाके वो बीजेपी को वोट करके वापस आ गया। इस तरह से हुआ है। इसलिए क्या होता है कि जो आवाज़ कभी भी क्या होता है कि आवाज़ हमको ज़्यादा सुनाई देती है और कोई साइलेंटली काम कर रहा है तो वो कभी दिखता नहीं है। तो वो एक ऐसा आभास निर्माण हुआ उसमें कि लोगों को लगा कि बहुत बड़ा झटका बैठेगा, तो लोग एक तरीके से सोच रहे हैं कि भाई बहुत अनप्रेडिक्टेबल ये यहाँ पे ये रहेगा। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि महायुति को काफ़ी अच्छी खासी सीट्स मिल सकती है, वो 35 तक जा सकते हैं, 35-36 तक, और कुछ 9-10 सीट जो है वो महाविकास आघाड़ी को। हालांकि जैसे योगेश जी ने कहा कि कोई भी परफेक्टली इसका नंबरिंग बता नहीं सकता, ये 4 जून में ही होता है। लेकिन देखो स्ट्रैटेजी वाइज जो रहती है ना, स्ट्रैटेजी जो रहती है वो स्ट्रैटेजी महायुति के पास थी। आप महाविकास आघाड़ी का सांगली का उदाहरण ले लो, सांगली में जो उनका जो झगड़ा हो गया और उस झगड़े के पीछे ऐसा बोला जाता है कि जयंत पाटिल ने उसके मूल थे उसमें। जैसे विशाल पाटिल के जो पिताजी है उनका और इनके पिताजी का, विशाल पाटिल के जो नाम ये है ग्रैंडफादर है उनका और जयंत पाटिल जी के पिताजी का एक जो अंदरूनी जो पाटिल वाला जो झगड़ा चलता है गांव में, वो उस तरीके का और वो परंपरागत चालू था। उसके हिसाब से जयंत पाटिल ने बोल के वो विशाल पाटिल की टिकट कटवाई। वो वहाँ पे कांग्रेस की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जो नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान और सभी बाला साहेब थोड़ा सभी लोग, उनके सामने सांगली के सारे कांग्रेस नेताओं ने पूरा अपना मन वहाँ पे हल्का कर दिया कि ये बहुत गलत हो गया। और एक मतदार संघ के तक सीमित नहीं रहती ऐसी चीज़ें, क्योंकि ठीक है विश्वजीत कदम बोल रहा था कि नहीं हम शिवसेना के कैंडिडेट के लिए वो पहलवान जो भी है चंद्रहार पाटिल उसके लिए काम करेंगे वगैरह वगैरह, बट वो जोर को कोई मतलब नहीं रहता। और उसके जो परिणाम है ना, तो वो पूरे उस सारा पट्टा जो है उसमें सांगली है, सातारा है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे वो कराड़ है, वो उसमें बरोबर जाके वो फिट होता है, तो उसका इफेक्ट ज़रूर होता है। ये कहीं महायुति में नहीं दिखाई दिया। महायुति में भी हुआ, जैसे बीजेपी ने बोला था कि भाई ये 5 सीट जो है, हालांकि बीजेपी उसको ऑफिशियली नकार रही है, लेकिन 5 सीट जो है शिंदे जी के, वो हम बोलेंगे वो उम्मीदवार दीजिए। हाँ, वो हुआ, बट वो साइलेंटली हुआ, उसका कोई जोर नहीं हुआ। मीडिया ने भी उनको सवाल पे सवाल करके उसको भड़काने की कोशिश की, लेकिन वो भड़का नहीं। बट यहाँ पे कई बार नाना पटोले जी ने शरद पवार के अगेंस्ट में बोला या उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट में बोला है, कांग्रेस ने बोला है। तो ये सारी चीज़ों के कारण क्या हो गया कि जो जनमानस है वो जनमानस सोचता है कि क्या होगा, तो वो बोलता है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। बट अनप्रेडिक्टेबल ऐसा कुछ नहीं है, वो लास्ट टाइम जैसा ही परिणाम रहेगा और महायुति की सीट जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में चुन के आ सकती है, ऐसा मेरा अपना अनुमान है।
लेकिन फिर भी मैं एक ही बोलूँगा कि योगेश जी ने जो कहा कि कोई भी ऐसा परफेक्ट बोल नहीं सकता, बट आज की तारीख में जो कॉमन लोगों के साथ वार्तालाप होता है उसका मुझे ये फल दिख रहा है। धन्यवाद आप सभी का, विकास जी, अतुल जी, योगेश जी। तो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं 4 जून की तारीख का, उसके बाद में ही जो है वो महाराष्ट्र की स्थिति क्या है वो स्पष्ट होगी। महाराष्ट्र चूँकि बड़ा ही राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण एक तरीके से राज्य है और यहाँ के जो चुनाव परिणाम है वो उसका व्यापक असर जो है वो सरकार और सरकार के गठन को लेकर भी होगा और ना केवल महाराष्ट्र पर इसका असर होगा बल्कि देशव्यापी भी इसका असर होगा। इसलिए महाराष्ट्र को बड़ा ही महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पर हर राजनीतिक दल देखता है और देखना चाहता है, लेकिन इसमें क्या चुनाव परिणाम होंगे ये 4 जून को ही स्पष्ट होगा और 4 जून की तारीख का हम भी इंतज़ार करेंगे। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।